वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने बेटा क्या पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बुदैल। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो बुदैल ने किया था। किसने किया था बेटा? तो दूसरा जो अभियान था, तो ध्यान रखिएगा, दूसरा अभियान बुदैल किसके द्वारा किया गया था बेटा? बुदैल के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन यह जो अभियान था वह क्या रहा बेटा? तो असफल रहा। यह अभियान क्या रहा बेटा? तो ध्यान रखिएगा, यह अभियान बेटा असफल रहा। और बात करें अगला, तो ध्यान रखिएगा, जो तीसरा अभियान है, मतलब समझिएगा, जो तीसरा अभियान है वो बेटा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और यह एक सफल अभियान रहा। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कासिम ने एक काम किया। क्या बेटा? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा यानी सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया। और दाहिर युद्ध करते समय क्या किया गया बेटा? मार दिया गया। यानी जो दाहिर था वह युद्ध करते समय क्या कर दिया गया बेटा? तो युद्ध करते समय दाहिर क्या कर दिया गया बेटा? तो मार दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? मार दिया गया। अब देखिएगा अगला कह रहा है कि अरब, बात समझिएगा बेटा, अरब। तो ध्यान रखिएगा, अरबों में सिंध यानी सिंध विजय का कारण क्या था, या अरबों का सिंध विजय का कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा, अरबों के सिंध विजय के अनेक कारण थे बेटा। अरबों के सिंध विजय के अनेक कारण थे। फर्स्ट पॉइंट समझिएगा, तो सबसे पहला है बेटा राजनैतिक कारण। कौन सा कारण बेटा? तो सबसे फर्स्ट है बेटा कौन सा? राजनैतिक कारण, अर्थात मुस्लिम राज्य का विस्तार। क्या बेटा? मुस्लिम राज्य का विस्तार। बात करें दूसरा कारण, तो ध्यान रखिएगा, भारत एक समृद्ध देश था। समृद्ध देश का मतलब समझते हैं ना? ठीक है, भारत एक योग्य कंट्री थी। यानी कहने का मतलब क्या कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और तो यहाँ पर मेन कासिम का मुद्दा ये था कि यहाँ पर क्या किया जाए बेटा? अधिकार करके यहाँ के धन को लूटा जाए। अगला है बेटा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी इस्लाम धर्म का क्या करना बेटा? तो प्रचार प्रसार करना। और अगला है बेटा चौथा नंबर तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण ये था बेटा कि कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। ये कहानी थोड़ा गजब की है। कहानी क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहानी ये है बेटा कि ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है कि सीलोन, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है बेटा? सीलोन है। ध्यान रखिएगा, जो कासिम था, जो कौन था बेटा? कासिम था। उसने क्या किया? उसने बेटा सीलोन पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया बेटा? तो ध्यान रखिएगा, जो कासिम था उसने सीलोन पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया बेटा? सीलोन पर आक्रमण किया। यानी आक्रमण करने की सोच रहा था, परंतु वहाँ का जो राजा था वो जानता था कि अगर यहाँ पर कासिम आएगा तो लूट पाट करेगा और यहाँ की निर्दोष जनता को क्या करेगा? मारेगा, और जो धर्म नहीं कबूल करेगा उसकी गर्दन कलम कर देगा। तो इसलिए वहाँ के राजा ने क्या किया? तो वहाँ के राजा ने एक काम किया, जहाज पर अपने सीलोन से सोना चांदी या जितना भी धन था उसको लदवा देता है। परंतु वो जहाज जब भारत के कोने में आता है यानी सिंध प्रांत में आता है तो समुद्री जहाज यानी समुद्री डाकुओं द्वारा उस जहाज को लूट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बेटा? लूट लिया जाता है। अब इसके बाद समझिएगा, जब लूट लिया जाता है तो एक चीज ये बताओ बेटा, अगर कोई तुम्हारा कोई प्रिय यानी तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो तुम और उसको जाकर बीच में कोई दूसरा ले जाए, यानी प्रिय तुम्हारा था और गिफ्ट कोई दूसरा ले जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आपको नफरत होगी। फिर यही होगा कि मार डालो, काट डालो। तो उसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर दिया बेटा? तुरंत फिर भारत पर क्या कर दिया? यानी सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। तथा उसके पश्चात उसने सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले उसने क्या किया बेटा? वहाँ के राजा दाहिर अर्थात सिंध प्रांत के जो राजा दाहिर था उसको हरा दिया। किसको हरा दिया बेटा? उसको हरा दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसके बारे में आगे खुद मिलेगा। अगला पॉइंट समझिएगा, तुर्कों का उदय एवं भारत पर आक्रमण। क्या बेटा? तुर्क मध्य एशिया की खानाबदोश जनजात थी। यानी जो तुर्क थे वो मध्य एशिया की खानाबदोश जनजात थी। ठीक है, कहा गया है कि अब्बासी खलीफाओं के समय ये लोग महल रक्षक और
पेशेवर सैनिक के रूप में नियुक्त होने लगे। मतलब समझिएगा, इनको पेशेवर सैनिक और क्या बेटा, यानी पेशेवर सैनिक और महल रक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाने लगी। इसी समय पॉइंट समझिएगा, इसी समय ईरान और इराक में सामान्य राज्य का क्या हुआ बेटा, सामान्य राज्य का उदय हुआ। ठीक है, जो आगे चलकर, और एक चीज बता दें, जो सामान्य राज्य था वह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और उसका लाभ उठाकर गजनी को केंद्र बनाकर बेटा अल्पतगीन ने तुर्कों के प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य की क्या कर डाली, स्थापना कर डाली। यानी अभी मिलेंगे हम एक अल्पतगीन जो कि तुर्क शासक था, जो कि कैसा शासक था बेटा, तुर्क शासक था। और यहीं से देखिएगा कि कैसे भारत में बेटा, कैसे भारत में आक्रमण होते हैं और कैसे क्या पराजित होता है और कौन हारता है। पॉइंट समझिएगा। अगला है पॉइंट बेटा अल्पतगीन 962 से बेटा 962 से 977 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई बेटा, तो इसने अपनी राजधानी गजनी बनाई थी। क्या बनाई थी बेटा, राजधानी क्या थी बेटा, तो इसकी राजधानी गजनी थी। कह रहा कि अल्पतगीन किसने बेटा, तो ध्यान रखिएगा, जो अल्पतगीन था यानी अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया था और इनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था बेटा, सुबुक्तगीन। और अल्पतगीन के बाद जो शासक बना था वो था सुबुक्तगीन। कौन था बेटा, सुबुक्तगीन। इतनी पॉइंट समझ में आना। अगला देखिएगा, सुबुक्तगीन की बात करें तो सुबुक्तगीन का टाइम पीरियड बेटा 977 से 997 ईस्वी था। कितना बेटा, 977 से 997 ईस्वी था। अगला पॉइंट समझिएगा, दूसरा तुर्क शासक सुबुक्तगीन था। दूसरा तुर्क शासक कौन था बेटा, तो दूसरा तुर्क शासक सुबुक्तगीन था। कह रहा है कुछ दिनों बाद सुबुक्तगीन ने जयपाल के राज्य में आक्रमण करके क्या कर डाला, लूटपाट की। क्या की बेटा, लूटपाट की। अगला पॉइंट समझिएगा, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, इसके 2 पुत्र थे और पहले का नाम था बेटा अब्दुल कासिम महमूद। क्या नाम था बेटा, अब्दुल कासिम महमूद। और दूसरे का नाम था बेटा इस्माइल। दूसरे का क्या नाम था बेटा, तो दूसरे का नाम था इस्माइल। अब ये दोनों भाई भाई आपस में लड़ गए। ठीक है, मतलब समझिएगा। ठीक है, एक पॉइंट बता दूं, अगर आपने किसी के साथ दगा किया है तो आपको दगा जरूर मिलेगा। अब देखिएगा, यहां से चालू हो गया भाई भाई में युद्ध। कह रहा है दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का मतलब अब्दुल कासिम महमूद कह रहे थे राजा हम बनेंगे और इस्माइल जो थे वो कह रहे थे राजा हम बनेंगे। परंतु युद्ध हुआ और जिसमें इस्माइल को बेचारे को पटक पटक के मारा किसने, अब्दुल कासिम ने। और अब्दुल कासिम इस युद्ध में क्या हुआ बेटा, विजयी हो गए। ध्यान रखिएगा, यही जो अब्दुल कासिम है बेटा, यही जो अब्दुल कासिम है यह गजनबी के नाम पर शासक बना। यानी गजनबी के नाम का क्या बना बेटा, शासक बना। यह वही महमूद गजनबी है जो भारत पर क्या करेगा बेटा, 17 बार आक्रमण करेगा। क्या करेगा बेटा, 17 बार आक्रमण करेगा। भारत के जो राजा थे वह महामूर्ख थे। अभी देखिएगा, सिर्फ देखते रहेंगे नौटंकी, और ये क्या करेगा, 17 बार आक्रमण करेगा, लूटपाट के लेकर चला जाएगा। पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है बेटा आपका महमूद गजनबी। ध्यान रखिएगा, जो महमूद गजनबी है वो क्या है बेटा, 998 से बेटा 998 से 1080, 998 से 1030। कितना बेटा, ध्यान रखिएगा, 998 से कितना, तो ध्यान रखिएगा 1030। 998 से कितना बेटा, 1030 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। कह रहा है महमूद गजनबी गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष के अंदर ही बगदाद के अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाह से गजनी के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली। यानी मान्यता प्राप्त कर लेता है। और आगे देखिएगा क्या होता है। कह रहा है अल कादिर बिल्लाह ने, किसने बेटा, अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को आमीन अल मिल्लत, अर्थात आमीन अल मिल्लत का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमानों का रक्षक हो। आमीन अल बेटा, आमीन अल मिल्लत का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसका रक्षक हो बेटा, तो मुसलमानों का रक्षक हो। और यामीन बेटा, यामीन उद्दौला,
बेटा इसने एक नाम और दिया, जिसे जिसे इसने नाम दिया क्या बेटा, यामीन उद्दौला। क्या नाम दिया बेटा, तो यामीन उद्दौला नाम दिया। और पॉइंट समझिएगा, इसके बाद एक नाम और इसने दिया। अच्छा, यामीन उद्दौला का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यामीन उद्दौला का मतलब होता है बेटा साम्राज्य का दाहिना हाथ। किसका बेटा, साम्राज्य का क्या, कौन सा हाथ बेटा, तो साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि प्राप्त की। कह रहा है महमूद गजनबी, जो महमूद गजनबी था वह बेटा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। जो महमूद गजनबी था वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। कौन सा मुस्लिम शासक था बेटा, पहला मुस्लिम शासक था। कहा गया है भारतीय अभियान। देखिएगा, कह रहा है महमूद गजनबी ने, किसने बेटा, तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल बेटा 17 बार आक्रमण किया। कितने बार बेटा, यानी 27 सालों में इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो 27 सालों में इसने भारत पर बेटा 17 बार आक्रमण किया। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है इसका जो पहला अभियान था उसने 1000 ईस्वी में किया था, और इसमें सीमा के कुछ ही क्षेत्रों को इसने विभाजित किया था। अगर भारतीय राजा चाहते तो इस मूर्ख को यहीं मारकर गिरा देते। मतलब समझिएगा, परंतु उन्होंने, बात समझिएगा, उन्होंने क्या किया, आओ दूसरे को लूटो, हम और सहायता करते हैं। इसी कारण इंडिया आज भी पीछे है, अपना नहीं देखता है, दूसरे का सुख देखता है, और अपने को नहीं देखता है, यानी अपने दुख को नहीं देखता है, दूसरे की सुख में परेशान है। तो ध्यान से समझिएगा, अगला कह रहा है दूसरा अभियान। कौन सा अभियान बेटा, दूसरा अभियान 1001 में हुआ, जब इसने जब इसने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। यानी इसने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, बात समझिएगा, और जयपाल ये वाला जो युद्ध था 1001 में, उस युद्ध को हार जाता है। मतलब समझिएगा, जयपाल जो हिंदू शाही वंश के राजा थे वो हार जाते हैं, और वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। जिससे सहन जब नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, स्वयं एक चिता बनाते हैं, यानी स्वयं निर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर लेते हैं, यानी खुद मर जाते हैं। यानी इसको कहते हैं एक राजा की वास्तविकता में दरिया दिली, यानी कि मैं मर जाऊंगा पर मैं अपने देश की, अपने राज्य की गुलामी नहीं स्वीकार करूंगा। बात समझिएगा, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सन 1006 में बेटा, 1006 में मुल्तान पर गजनबी ने आक्रमण किया, और यहां पर करमाथी वंश के शासक अब्दुल फतेह दाऊद ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। यानी उन्होंने कह दिया, भैया हम आपकी अमानत हैं, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कह रहा है इस तरह मुल्तान पर गजनबी का अधिकार हो गया। इस तरह मुल्तान पर किसका अधिकार हो गया बेटा, गजनबी का अधिकार हो गया। अगला पॉइंट समझिएगा, तो अगला पॉइंट सन 1008 में बेटा, सन 1008 में पुनः इसने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया, और यहाँ के शासक आनंदपाल को वैहंद के पास पराजित कर दिया। इसने क्या किया बेटा, आनंदपाल को वैहंद के पास पराजित कर दिया। कह रहा है इस विजय के बाद महमूद गजनबी ने सिंध पर अधिकार पा लिया। यानी ये विजय एक ऐसी विजय थी जो अंतिम राजा आनंदपाल थे उन पर भी इसने अधिकार पा लिया, और वही चीज कहा गया है। कह रहा है इस विजय के बाद महमूद गजनबी ने सिंध पर क्या कर लिया बेटा, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया बेटा, सिंध पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। कह रहे सन 1018 में इसने गंगा घाटी में प्रवेश किया, और यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल द्वारा शासित कन्नौज राज्य पर आक्रमण कर दिया, और उसको भी इसने जीत लिया था। इसमें नहीं बताया गया पर मैं बताया दे रहा हूं, उसको भी इसने क्या कर लिया था बेटा, जीत लिया। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वह बेटा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे। ठीक है, अगला पॉइंट कहा गया है कि महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वह बेटा 1024 से 1025 वाला था, और इसने आक्रमण कर दिया भगवान शंकर यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर,
और सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण कर दिया। कह रहा है इस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था, यानी इसमें देव नहीं बताया गया, तो भीमदेव प्रथम था। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद, यानी एक चीज ये दर्शाता है कि भीमदेव बहुत अच्छे राजा थे। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद इसने सोमनाथ मंदिर, बेटा सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार कर लिया और मंदिर को तोड़कर विलुप्त संपत्ति प्राप्त कर ली। यानी जितनी भी उसमें संपत्ति थी, सोना चांदी लगा था, सब संपत्ति क्या कर ली इसने, प्राप्त कर ली। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, अगला पॉइंट कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा, कहा गया है कि 1025 में बेटा सोमनाथ से जाते समय सिंधु घाटी की निचली घाट, यानी सिंधु बेटा नदी की निचली घाटी में जाटों ने इसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, यानी इसको रोका। बात समझिएगा, इस समय वह रक्षात्मक कार्यवाही करके गजनी चला गया, यानी बेटा बच गया, किसी ना किसी तरह बच गया। अगला पॉइंट समझिएगा, कह रहा है 1027 ईस्वी में महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण। बेटा 1027 में महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण हुआ। यह आक्रमण जाटों के विरुद्ध एक तरह से दंडात्मक अभियान था। इसमें इसने जाटों को कठोरता से दमन किया और वापस चला गया। मतलब इतनी बेकार मौत इसने जाटों को मारी थी कि वास्तविकता में वहां पर इसने ना तो महिलाओं और ना ही बच्चों किसी पर रहम नहीं दिखाया था। सबसे बड़ी खराबी ये थी, जितने भी अरब के शासक हुए उनमें रहम नहीं था। वह अपने बेटा माँ को माँ नहीं समझते थे, बहन को बहन नहीं समझते थे, यानी किसी के साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करते थे। ये सबसे बड़ी खराबी थी। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट इसमें बताया गया है क्या, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है महमूद गजनबी के प्रमुख, बात समझिएगा, महमूद गजनबी के क्या बेटा, तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनबी के जो क्या थे प्रमुख अभियान, महमूद गजनबी के क्या बेटा प्रमुख अभियान पढ़ते हैं। सबसे पहला जो था वह बेटा सन 1001, कौन सा बेटा, तो सन 1001 से 2 में जयपाल पर इन्होंने आक्रमण किया। और नंबर दूसरा जो था वह बेटा 5 से 6 मुल्तान पर, और इसने क्या किया, अब्दुल फतेह दाऊद पर आक्रमण किया। और अगला पॉइंट है बेटा 1008 से 9 हिंदू शाही राज्य आनंद पाल को इसने हराया। और अगला पॉइंट बेटा सन 1012 से 13 थानेश्वर के राजा राम को हराया। और बेटा 1018 से 1019 इसने कन्नौज के राजा राज्यपाल को हराया। और 1020 से 1021 कालिंजर के राजा विद्याधर को हराया, यानी महोबा के पास एक कालिंजर स्थान पड़ता है, वहां पर विद्याधर नामक एक राजा था, उसको हराया। और इसके बाद कालिंजर से होते हुए ही ये कहाँ गया बेटा, तो ध्यान रखिएगा सोमनाथ गया और इसने भीमदेव प्रथम को पराजित किया। भीमदेव प्रथम को पटक पटक के इसने मारा था। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि महमूद गजनबी के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राजाओं को पराजित करके बेटा, भारतीय राजाओं को इसने क्या करके पराजित करके भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया। यानी इसने दिखा दिया कि भारत के जो लोग हैं उनमें राजनीति करने का कोई सिस्टम नहीं है। ये राजनीति कैसे करते हैं, तो ये खुद की बुराई, खुद का तहस नहस, यानी अपने ही देश का तहस नहस करवा कर क्या करते हैं बेटा, राजनीति करते हैं। कहा गया कि पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनबी गवर्नर जो थे उनकी नियुक्त करके उनमें मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। यही एक कारण है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम इसी क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत में और सिंध की बात करें तो सिंध वर्तमान का पाकिस्तान है, यानी हमारा ही हिस्सा है। सन 1947 में अलग हुआ, विभाजन, ये आगे पढ़ेंगे, खुद जान जाओगे, देखिएगा कैसे। कह रहा है कि भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। भाई अगर एक बार किसी व्यक्ति की कमजोरी का पता चल जाता है तो बार बार कोई भी छोटा सा बच्चा होगा वहीं पर हाथ रखेगा और कहीं पर हाथ नहीं रखेगा। इस कमजोरी ने भारत की क्या बेटा, विदेशी आक्रमण की पोल खोल दी। अब भारतीय कह रहे हैं आओ लूटो ले जाओ, और इन्होंने क्या कर डाला बेटा,
भारतीय जो कला थी उसको नष्ट कर दिया गया। भारत का धन कहाँ ले गया? गजनी ले गया। कहाँ ले गया बेटा? गजनी ले गया। अब पॉइंट समझिएगा, कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में, आप पॉइंट समझिएगा। चलते हैं, अब मिलते हैं एक नए आतंकी से। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद जो क्या था, सॉरी महमूद जो गजनवी था, महमूद गजनवी। देखो बेटा, कब से कब तक? तो 1030 तक। अब देखिएगा, ये आ गई 12वीं शताब्दी, यानी कहीं ना कहीं 1163, अर्थात हमें कहीं ना कहीं 100 साल से ऊपर का समय मिला। अगर हम चाहते तो इस 100 साल के बीच में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते जिसका कोई तोड़ नहीं रहता। जितने तुर्क आक्रमण थे, जितने अन्य आक्रमण थे, उन आक्रमणों का हम डट कर सामना कर सकते थे। परंतु देखिएगा, भारतीय की कमजोरी और भारतीयों का आपस में लड़ाओ। कह रहा कि मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी, बेटा 12वीं शताब्दी, पॉइंट समझिएगा, 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। बेटा गौर वंश का उदय हुआ। इनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। यानी कहाँ से उदय हुआ? तो अफगानिस्तान से होता है। कह रहा है प्रारंभ में गोरी लोग गजनी के अधीन थे, बाद में यह स्वतंत्र हो गए। बाद में यह क्या हो गए बेटा? स्वतंत्र हो गए। और सन 1163 में गयासुद्दीन बिन शाम गौर वंश का शासक बना और इसने गजनी पर ही आक्रमण कर डाली और इससे विभाजित हो गया। अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को इसने गजनी दे दिया। क्या दे दिया बेटा? गजनी दे दिया। मतलब समझिएगा, क्या बेटा? गजनी दे दिया। अब मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कहाँ होता है? तो 1175 में मुल्तान में होता है। कहाँ पर होता है बेटा? तो मुल्तान में होता है। आगे देखिएगा, कहा गया है कि यहाँ इसने कर माथियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित किया। क्या किया बेटा? अपना अधिकार स्थापित किया। और यह इसकी पहली विजय थी। किसकी बेटा? गोरी की। किसकी बेटा? गोरी की यह पहली विजय थी। किसकी बेटा? गोरी की यह पहली विजय थी। और कहा गया कि 1178 में, कब बेटा? 1178 में, पॉइंट समझिएगा, 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। और इतनी समय यहाँ का राजा था भीमदेव द्वितीय। पहला जो राजा था वो भीमदेव प्रथम था। वो महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में था। किसके बेटा? महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में था। बात समझिएगा। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि बेटा कसहद के मैदान में गोरी की करारी हार हुई। बात समझिएगा, कसहद के मैदान में गोरी की करारी हार हुई। यह भारत में इसकी पहली पराजय थी। यह भारत में इसकी कैसी पराजय थी बेटा? पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने मुल्तान एवं सिंध के मार्ग को बदलकर पंजाब के मार्ग को चुना। यानी अब इसने ये मार्ग छोड़ दिया। इसको पता चल गया भैया इधर अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है, चलो दूसरी तरफ। तो ये चला गया कहाँ बेटा? पंजाब के मार्ग को चुना। और सन 1181 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया। और यहाँ पर गजनी वंश का खुसरो मलिक शासक था। इसने युद्ध के स्थान पर मोहम्मद गोरी को अत्यधिक उपहार देकर संधि कर ली। कहा भैया ये लो, और रुपया चाहिए, जितना रुपया जितना धन लेना है आप ले लीजिए, परंतु हम पर आक्रमण मत कीजिए। पॉइंट समझ में आना? आगे देखिएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है बेटा, अगला पॉइंट बहुत अच्छा है। और अगला देखिएगा, जो सिस्टम है, जो तौर तरीका है, ठीक है, वो आप पता चलेगा। यानी वास्तविकता में होता क्या है, कहानी क्या है। तो अगला पॉइंट समझिएगा। बेटा सन 1191 का बेटा सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। किसका? तराइन का प्रथम युद्ध। और यह जो युद्ध था यह पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली सल्तनत का वह राजा था जिसने कभी हार नहीं मानी थी। बात समझिएगा। इनकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री इनकी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अभी यहाँ पर हम मोहम्मद गोरी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बेटा।
पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। कह रहा है इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। बेटा मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बना लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान के भाई बार बार कहते हैं कि भैया इसे मार दीजिए, और चंद्रवर दाई भी कहते हैं कि इसे मार दीजिए, परंतु जो मोहम्मद गोरी था वो उससे क्षमा मांगता है और क्या करता है, कहता है मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी आक्रमण नहीं करूंगा। अगला देखिएगा 1192 आता है। बेटा 1192 आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया, परंतु इसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु बाद में विद्रोह कर दिया गया और मारा गया। ठीक है, इसकी भी कहानी बहुत अच्छी है, मैं आगे बताऊंगा जरूर। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान, जैसे हमने पढ़े थे किसके, गजनवी के, उसी प्रकार मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान। कह रहा है बेटा 1175 में, कब बेटा 1175 में मुल्तान अर्थात करमाथी वंश। अगला 1178 में बेटा गुजरात भीमदेव, बेटा भीमदेव द्वितीय, और 1181 में खुसरो मलिक, और 1186 में भी खुसरो मलिक, और 1100 बेटा 91 में पृथ्वीराज चौहान, 1192 में बेटा पृथ्वीराज चौहान, और 1194 में बेटा कन्नौज चंदावर का युद्ध हुआ था। जयचंद भारत का पहला गद्दार माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे पहला गद्दार माना जाता है। तो पॉइंट समझिएगा, किसे बेटा, कौन बता सकता है, तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे पहला गद्दार राजा माना जाता है आम्भी को, जिसने सिकंदर की सहायता की, और दूसरा गद्दार माना जाता है जयचंद को, जिसने मोहम्मद गोरी की सहायता की। अंत में क्या होता है, मोहम्मद गोरी खुद किसको मार देते हैं बेटा, जयचंद को मार देते हैं। और अगला बेटा 1195 बयाना, क्या बेटा बयाना, ये कुंवरपाल के साथ होता है, और 1205 खोखरों से युद्ध होता है। कुछ किताबें ये कहती हैं कि मोहम्मद गोरी को खोखर जनजाति के लोगों ने मारा था। किस जनजाति के लोगों ने मारा था बेटा, खोखर जनजाति के लोगों ने मारा था। और कुछ किताब ये कहती है कि खोखर जनजाति के लोगों ने नहीं मारा था, बल्कि इसको पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। बात समझिएगा, इतनी चीज समझ में आया ना। अगला पॉइंट समझिएगा, कह रहा 1194 में गोरी ने कन्नौज में आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक जयचंद था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। इस युद्ध के बाद कन्नौज और वाराणसी पर किसका अधिकार हो गया, तो गोरी का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया बेटा, गोरी का अधिकार हो गया। बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल बेटा इतना ही।